नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। OOP स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज़ अ टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बेसिस के ऊपर हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। डाटा और फंक्शन का कलेक्शन को हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट दुनिया में कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकता है किसी पर्सन को, किसी थिंग को, किसी प्लेस को। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है किसी स्टूडेंट को, किसी कोर्स को, किसी कॉलेज को। तो हम लोग ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि हम लोग डाटा और जो भी फंक्शंस होते हैं उनको ग्रुप कर देते हैं ताकि हमारे लिए मैनेज करना आसान हो, प्रोग्राम बनाना आसान हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर ईजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई। और इसमें जो दो एग्जांपल्स आ जाती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, दैट आर C++ एंड जावा। कुछ फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर है आपके पास ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। हमने डिस्कस कर लिया ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड फंक्शन। अब ये मैं बताती हूँ कि डाटा और फंक्शन किस तरह से होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फीचर है वो है क्लासेस का। क्लासेस आर डिज़ाइन टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्लासेस को पहले डिज़ाइन किया जाता है, उसके हिसाब से हम लोग फिर ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। वो प्रोवाइड फैसिलिटी टू डिज़ाइन क्लासेस टू क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्लासेस की फैसिलिटी की वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन होते हैं। प्रॉपर्टीज़ मीन डाटा। वो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग का मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड जो भी थिंग्स हैं उनके ऊपर ये बेस करके बनाया गया है। जैसे कि जो रियल वर्ल्ड में थिंग्स होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं और कुछ वर्किंग कैपेबिलिटी होती हैं। यानी कि वो कोई काम कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? स्टूडेंट का नेम हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा, एज हो जाएगी। ये सारे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। बड़ी ज़रूरी बात बता रही हूँ, ये ध्यान से सुने कि स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी? जो उसका डाटा होगा स्टूडेंट से रिलेटेड। और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है? वर्किंग कैपेबिलिटीज़। वर्किंग कैपेबिलिटीज़ वो फंक्शनैलिटी जो स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट क्या करता है? एग्ज़ाम देता है, टेक एग्ज़ाम, चेक मार्क्स, चेक अटेंडेंस, चेक ग्रेड्स। ये सारे क्या हैं? फंक्शनैलिटीज़ हैं स्टूडेंट की। तो इसी तरह से आप लोग और भी ऑब्जेक्ट्स को सोचें कि और क्या क्या चीज़ें ऑब्जेक्ट हो सकती हैं। जैसे आपके पास, मैं आपको हिंट देती हूँ, जैसे टीचर है, कोर्स है, इसके साथ साथ आपके पास है डिपार्टमेंट। तो आप सोचें कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और इसके साथ साथ उसकी क्या वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं या फंक्शनैलिटीज़ कौन सी हैं। तो बात समझ आ गई कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम लोगों ने रियल वर्ल्ड के साथ मैच करके रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की हुई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीयूजेबिलिटी के बारे में। रीयूजेबिलिटी यानी कि जो चीज़ रीयूज़ हो सकती है, हम लोग किसी चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी बिल्ट जो चीज़ें हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के केस में हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? हम लोग प्रोग्रामिंग के केस में ऑब्वियसली कोड को रीयूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हम लोगों ने बना दिया होगा पहले। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है रीयूजेबिलिटी की। रीयूजेबिलिटी को हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में? इनहेरिटेंस के ज़रिए। इनहेरिटेंस इज़ अ टेक्निक दैट अलाउज अ प्रोग्रामर टू यूज़ कोड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम टू क्रिएट न्यू प्रोग्राम। जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को जो हम लोगों ने पहले से क्लासेस वगैरह बना दी हैं उनको हम लोग यूज़ करके न्यू प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को, ऑलरेडी बिल्ट प्रोग्राम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं दोबारा से।
इसके बाद है हमारे पास जो फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है, डेट इज़ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। OOP allows the programmer to hide important data from the user। यानी कि यूज़र को कोई भी कंसर्न नहीं है कि कोडिंग किस तरह से की गई है। यूज़र को सिर्फ कंसर्न है कि हमारे पास जो डाटा है, यानी कि अटेंडेंस की जो एवरेज है वो निकल के आ रही है। यूज़र को ये नहीं कंसर्न कि कौन सा फार्मूला लगाया गया, या फिर यूज़र को ये नहीं कंसर्न के टोटल मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हाइड की हुई हैं बैक एंड पे। ठीक हो गया। तो इसको हम लोग एनकैप्सुलेशन से परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम लोग इंफॉर्मेशन हाइडिंग करते हैं। अब लास्ट में हमारे पास जो फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स के एक चीज़ वो जो बिहेव करेगी डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। इसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब दो हम लोगों ने लैंग्वेजेस पढ़ी थी कि मैंने कहा था कि दो लैंग्वेजेस हैं ऐसी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस करती हैं। फर्स्ट वाज द C++, सेकंड वाज द जावा। तो C++ की बात की जाए तो C++ डेवलप की गई थी 1980 में एट बेल लेबोरेटरीज। इट वाज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सी का एक सी से 1 स्टेप हायर लैंग्वेज है ये, और ये प्रोवाइड करती है फैसिलिटी, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि आप लोग इसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस बना सको। इसको यूज़ करके ये एक पावरफुल लैंग्वेज है और इसको यूज़ करके हम लोग वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसके बाद बात कर लीजिए जावा की। तो जावा डिज़ाइन की गई थी सन माइक्रो सिस्टम ने डिज़ाइन की थी, और इसका प्राइमरी पर्पस क्या था, टू कंट्रोल द माइक्रो प्रोसेसर यूज इन VCR में जो माइक्रो प्रोसेसर है उनको कंट्रोल करे। टोस्टर और केबल रिसीवर्स में ये यूज़ की जाती थी। इसके अलावा ये पावरफुल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है नेटवर्क प्रोग्रामिंग की। इंटरनेट एप्लीकेशंस बना सकते हैं हम लोग इसको यूज़ करके, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की तरफ। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को हम लोग 4GL भी कहते हैं या फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। ये सिर्फ इस लैंग्वेज को यूज़ करके हम कंप्यूटर को सिर्फ यह बताते हैं कि व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम लोगों को ज़्यादा जो नॉन टेक्निकल यूज़र्स होते हैं वो इस लैंग्वेज को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको डिटेल में कोड करने की ज़रूरत नहीं होती। 4GL languages usually used for database application and report generation। database application के लिए आपको पता होगा कि हम लोग structured query language का यूज़ करते हैं। इंतहाई पॉपुलर लैंग्वेज है database query language, और ये डेवलप की गई थी IBM ने डेवलप की थी। SQL वर्क विद database programs like MS Access। कुछ डेटाबेस की एग्जांपल दी जा रही हैं कि SQL को हम लोग किस किस के साथ यूज़ कर सकते हैं। MS Access के साथ यूज़ कर सकते हैं, MS SQL सर्वर के साथ यूज़ कर सकते हैं, Oracle के साथ यूज़ कर सकते हैं, इन्फॉर्मिक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ढेरों ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको हम लोग साथ में यूज़ करके SQL क्यूरी यानी कि क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा लैंग्वेजेस थी या दूसरा फीचर था जिसको हम लोग 4GL लैंग्वेज को यूज़ करके बना सकते थे, डेट वाज रिपोर्ट जनरेटर प्रोग्राम। रिपोर्ट जनरेटर प्रोग्राम को हम लोग RPG भी कहते हैं। RPG स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट जनरेटर प्रोग्राम। इट वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1960। ये भी IBM ने डेवलप की थी, और ये यूज़ की जाती है टू जनरेट बिजनेस रिपोर्ट्स। इसको नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कहा जाता है, और ये मिड रेंज कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी या फिर उसमें यूज़ की जाती है। अब इसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज और प्रोसीजरल लैंग्वेज के, और लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इंतहाई ईजी हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके या मुझसे कांटेक्ट करके।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग 5GL भी कहते हैं, 5GL या फिर इंटेलिजेंट लैंग्वेजेस भी कहते हैं। इनके जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और इसके बहुत ज़्यादा कंप्यूटर रिसोर्सेज रिक्वायर हैं इस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, और इसी वजह से ये लैंग्वेजेस अभी तक एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है। मुमकिन है कि नेक्स्ट जो दौर है उसमें ज़्यादातर नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा और बाकी लैंग्वेजेस की वैल्यू कम हो जाएगी। सो हमने आज मेनली 2 टाइप्स पढ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। फर्स्ट वाज द लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड वाज द हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हम लोगों ने फर्दर 2 कैटेगरीज पढ़ी, दैट वाज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में फर्दर 3 कैटेगरीज पढ़ी, दैट वाज प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और उसके बाद हम लोगों ने नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस का जिक्र किया। जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है इसको 1GL कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है उसको 2nd GL कहते हैं, 3rd GL हम लोग प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को कहते हैं, और 4th GL हम लोग नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को कहते हैं, और 5th GL हम लोग नेचुरल लैंग्वेजेस को कहते हैं।